हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन जेएसएससी में। तो हम लोग पिछले वीडियो में जहांगीर और झारखंड के बारे में देखे थे और आज हम लोग देखेंगे शाहजहां और झारखंड के बारे में। तो शाहजहां के समय में हमारे झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये छोटा नागपुर वाला एरिया में यहाँ नागवंश हुआ करते थे। तो जब यहाँ का राजा दुर्जनशाल था, दुर्जनशाल जो पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि जो जहांगीर के समय में ये दुर्जनशाल को बंदी बना कर के ग्वालियर में रखा जाता है। उसके बाद से इसको फिर जेल से फिर मुक्त किया जाता है और मुक्त करने के बाद उसका जो खोया हुआ राइज रहता है उसको जहांगीर वापस कर देता है। उसके बाद ये जब अपना एरिया आ जाता है तब इन्होंने राजधानी कोकरा से दोयसा को बनाता है। ये दोयसा जो था वो कोकरा से ज़्यादा सुरक्षित था। ये 3 ओर पहाड़ी से घिरा हुआ था और एक ओर नदी से घिरा हुआ था और इन्होंने नवरत्न नामक राजप्रसाद भवन का निर्माण करवाया था। साथ ही इसी में इन्होंने झरोखा दर्शन का भी निर्माण करवाया था। ये झरोखा दर्शन में क्या होता था, तो इसमें राजा जो है वो प्रजा का दर्शन किया करता था। तो इस बारे में हम लोग उसके बाद से जब आता है, ये जब दुर्जनशाल का मृत्यु हो जाता है तब रघुनाथ शाह, ये छोटा नागपुर वाला एरिया का नागवंश का जो शासक बनता है वो रघुनाथ शाह बनता है। तब रघुनाथ शाह के समय में मुग़ल सेना लोग आक्रमण करता है और इस प्रकार से रघुनाथ शाह मुग़लों का जो मामूली कर था वो देना स्वीकार करता है। तो नागवंश में हम लोग ये छोटा नागपुर वाले एरिया में हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग पलामू वाले एरिया में आते हैं। तो ये पलामू एरिया है जो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे चेरो वंश हुआ करता था। तो यहाँ का राजा प्रताप राय था जो सहवल राय का उत्तराधिकारी था। तो प्रताप राय ने पलामू में पुराना किला का निर्माण करवाया था। उसके बाद से जब बिहार सूबेदार अब्दुल्ला खां को बनाया जाता है तब शाहजहां ने अब्दुल्ला खां को जब बिहार का सूबेदार बनाता है तो इन्होंने 1,36,000 कर लेना तय करता है। तो ये जो प्रताप राय है इनके कर को जो है वो देने से इनकार कर देता है। तो ये अब्दुल्ला खां है, तो अब्दुल्ला खां अपने युद्ध में इतना व्यस्त था कि ये कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। उसके बाद से अब्दुल्ला खां के बाद शाहिस्ता खां को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है और जब इन्होंने 80,000 कर देना तय करता है तो इस कर को प्रताप राय स्वीकार कर लेता है और साथ ही पटना चल कर के हाजिरी देना को भी ये मंजूर कर लेता है। इस प्रकार से जो तीसरा सूबेदार होता है वो इत्तिकाद खां होता है। तो इत्तिकाद खां को जब शाहजहां ने पलामू पे कार्रवाई करने का आदेश दिया, तो क्यों कार्रवाई करने का आदेश दिया था, क्योंकि ये जो प्रताप राय है वो पिछले 1 साल का कर नहीं दिया था। तब इन्होंने इस पर जब आदेश दिया शाहजहां ने, तब जब यहाँ पे पलामू में सत्ता का संघर्ष हो रहा था, मतलब सत्ता के लिए जब लड़ाई लड़ा जा रहा था, तब इत्तिकाद खां ने ज़बरदस्त खां को पलामू में आक्रमण करने के लिए भेजा और इस प्रकार से ये जो प्रताप राय है वो 1,00,000 कर देना स्वीकार करता है और इस प्रकार से हम लोगों ने पलामू को देखा। उसके बाद से ये जो सिंहभूम वाला एरिया है वो सिंहभूम वाले एरिया को भी शाहजहां के संपर्क में आता है और उसके बाद से ये जो पंचेत वाला एरिया है, तो ये पंचेत का जो राजा होता है वीर नारायण सिंह, यहाँ का जब राजा होता है तो वीर नारायण सिंह के टाइम में ये होता है कि जब मुग़ल लोग आक्रमण किया
तो ये मुग़लों से पूरी तरह से पराजित हो जाता है और पराजित होकर के ये कर देना स्वीकारता है और फिर इनको राजधानी परिवर्तन करना पड़ता है। तो बंगाल की जो राजधानी, बंगाल सूबा की राजधानी राजमहल थी। तो राजमहल को किसने राजधानी बनाया था? तो मानसी बनाया था, जो अकबर का सेनापति था। उसके बाद से जब राजमहल, मानसी के टाइम मानसी ने जब ये बनाया था राजधानी राजमहल को बंगाल का, तो शाहजहाँ के शासनकाल में क्या हुआ था कि ये राजमहल से ढाका, पहले बंगाल की राजधानी राजमहल थी, उसके बाद फिर राजमहल से ढाका परिवर्तन हुआ। किसके शासनकाल में? तो शाहजहाँ के शासनकाल में। और राजमहल में मात्र एक शाही टकसाल ही रह गया था। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग औरंगजेब और झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। और इस तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए, या मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कंटिन्यू बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। और लाइक सब्सक्राइब वो भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।